नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के इस मंच पर आपका स्वागत है। हम लोग जो नेपाल के प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा हुई है उसी पर एक नजर करेंगे, क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेपाल की प्रधानमंत्री की जो हालिया यात्रा है उसके देखिए कि अभी हाल ही में नेपाल ने चीन को नाराज किया है नागरिकता वाला कानून पारित करके। उस कानून में ऐसा है कि जो भी व्यक्ति नेपाली नागरिक से विवाह कर लेगा या संबंध कर लेगा उसको नागरिकता तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा। इससे चीन का खासा नाराज है। तो चीन की नाराजगी के बीच में ये भारत की यात्रा हुई है, इसलिए ये विशेष महत्व रखती है। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पहले एक नजर मैप पे जरा डाल लेते हैं कि ये रहा नेपाल अपना और ये रहा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम करीब करीब 1850 किलोमीटर की ये सीमा रेखा है। और ये सीमा रेखा यहाँ पर ये खुली है, ओपन है, मतलब कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई लोग आते जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे और नेपाल के जो 1950 की मित्रता और संधि, शांति मित्रता संधि जो साइन की है, हम लोग के यहाँ पर ये रोटी बेटी के संबंध माने जाते हैं, मतलब कि वैवाहिक संबंध भी यहाँ स्थापित होते हैं। तो ये हमारे और नेपाल के एक अद्भुत से संबंध है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ उसमें कुछ कमियां भी आई हैं। हाँ, लेकिन जहाँ दो पड़ोसी एक साथ रहते हैं कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग हालिया जो यात्रा हुई है उसमें 4 दिवसीय जो यात्रा हुई है, हालिया यात्रा, उसमें क्या अपडेट है वो हम लोग को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, जो खासतौर से विद्युत जो परियोजना है, ऊर्जा और परिवहन से लेकर के इसको काफी महत्व दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए जो विद्युत परियोजना है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल को लगता है कि भारत जैसा विकासशील देश अपनी ऊर्जा की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम कर रहा है। ऐसा ना हो ये आयात हमसे करना बंद कर दे, तो ये डर नेपाल को सताता रहता है। तो इसके दृष्टिगत ये काफी महत्वपूर्ण ये एक समझौता हुआ है 10,000 मेगावाट बिजली के आयात का। तो ये नेपाल का जो डर है वो भारत ने फिलहाल खारिज कर दिया कि ऐसा कोई डर मत रखिए, है ना। इसके अलावा फुगोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, इस पर भी एक सहमति बनी है, एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय योजना है उसको समयबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात हो रही है, उसको पूरा करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस आगे जो रेलवे का ये गोरखपुर भुटवाल ट्रांसमिशन, एक्चुअली में जो माल का ले जाना है, कार्गो रेल लाइन है ये। कार्गो वो रेल लाइन क्या होती है, ये लिखा है कार्गो ट्रेन, जहां पर आप देखते हैं कि बहुत लॉजिस्टिक का इस्तेमाल होता है। भाई एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े टायर हैं, बड़े बड़े पहिए हैं, या उस आप सोचिए केबल के बंडल हैं, जो भारी जो सामान है वो ले जाया जाता है कार्गो के माध्यम से। ठीक है, और इतना ही नहीं कि नेपाल के पास कोई समुद्र तो है नहीं अपना, तो 1 जून 2023 से पारगमन जो संधि है वो भी लागू हो जाएगी। इसके जो पहले कलकत्ता वाला पोर्ट इस्तेमाल करते थे, अब पारादीप, हल्दिया ये सब भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो चेक पोस्ट है नेपालगंज की से और भारत की रुपैडिया से, इसको भी, इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अन्य जो और पहलू हुई है, हाँ, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज, ये दक्षिण एशिया में जो दो देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन पहली बार बिछाई जा रही है। और ये नेपाल के अमलेखगंज मोतिहारी जो पड़ता है बिहार में। दूसरी भी है सिलीगुड़ी बंगाल, नेपाल में झापा तक दूसरी पेट्रोलियम पाइपलाइन जो प्रारंभ की जा रही है। और ये 1 जून 2023 से पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किए गए वो भी लागू हो रही है। और इससे क्या होगा कि हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और वाईजैग, विशाखापट्टनम के जो भारतीय बंदरगाह है वो भी प्रयोग कर सकेगा। कौन? नेपाल। जैसा कि आपको पता है नेपाल एक भू अवेष्टित देश है। भू अवेष्टित देश क्या होता है? वो देश जिसके चारों ओर भूमि होती है, समुद्र नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझिए, नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है। ठीक है, अब
इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर जो कार्गो ट्रेन है, जो नेपाल का तैयार माल है पोर्ट्स पर लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे आप समझ सकते हैं कार्गो ट्रेन का महत्व। ठीक है, कार्गो ट्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो भारी भरकम जो मालवाहक, बस आप ट्रेन देखते हैं या आप ट्रकों में कई बार देखते हैं 16-16 जो 24-24 उसमें टायर लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक देखते हैं, उसी से अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट है ये नेपाल के लिए ये कदम। ठीक है, आगे ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहां से इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा रक्षा में आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत और नेपाल के बीच जो एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाली सेना को आधुनिकीकरण में भारतीय जो सेना है वो सहायता दे रही है, भारत सरकार सहायता दे रही है। इतना ही नहीं, नेपाल के जो गोरखा लोग हैं इनको भी सेना में शामिल किया गया है, मतलब ये पहले से ही चला आ रहा है। तो भारतीय सेना में अभी भी ये जो सेवाएं दे रहे हैं 32,000 गोरखा सैनिक। ठीक है, हालांकि अग्निवीर जो योजना है उससे नेपाल को थोड़ी सी नाराजगी है ना, इसी पॉइंट को लेकर के कि अब हो सकता है कि हमें मौका ना दिया जाए, अवसर ना प्राप्त हो, है ना। जैसे 2000 के नोट अभी बंद किए, तो अब इसके पहले जो विमुद्रीकरण हुआ था उसमें भी जो नेपाल के पास करेंसी थी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। अब की बात देखते हैं फिर क्या करती है सरकार, है ना। इतना भारत और नेपाल के संबंधों की अगर बात करें तो हम नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, हम जो निर्यात करते हैं और वो बहुत ज्यादा है आयात की तुलना में, अर्थात व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है नेपाल के साथ। ठीक है, भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़े निवेशक में से हैं। कुल स्वीकृत एफडीआई का 30% जो है वो भारतीयों के पास है, भारतीयों ने निवेश कर रखा है। इसके अलावा देखिए, हमारी सांस्कृतिक जो संबंध है वो तो है ही, दोनों बुद्ध की जन्म की भूमि नेपाल है तो कर्म की भूमि भारत है ना। 2007 में स्वामी विवेकानंद केंद्र बना और नेपाल भारत पुस्तकालय की स्थापना 1951 में हुई। नेपाल का ये पहला विदेशी पुस्तकालय है। यहाँ पहला, आप एक बार और समझिए, आपकी बार जो कमल दहल प्रचंड साहब की जो सरकार बनी है उसके बाद सरकार बनने के बाद पहली ये विदेशी यात्रा भारत की हुई है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चाइना से थोड़ा नाराजगी है तो उस बीच हुई है, तो इन सब के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और भारत ने 2015 से के बाद मानवीय सहायता के रूप में जो धन दिया है 1.5 बिलियन नेपाली रुपए। आगे की राह के इससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के बीच हालिया टकराव का मुद्दा क्या है। टकराव का मुद्दा जो सबसे बड़ा देखा गया है 2020 में, जो आपने सुना होगा, ये लिम्पियाधुरा वाला मामला है। लिम्पियाधुरा धारचूला सीमा के पास लिपुलेख दर्रे में। ठीक है, ये सब आपने सुना होगा, लिपुलेख लिखा हो, काला पानी लिखा हो, लिम्पियाधुरा लिखा हो, तो उसमें बहुत अंतर नहीं है, वो सब आसपास का ही मामला है। ठीक है, तो उसमें भारत ने उसे अपने में दिखाया था, अपने मैप में दिखाया क्या था, वहाँ रोड थी, रोड का उद्घाटन किया, तो उसके बाद नेपाल ने आपत्ति जताई थी। ठीक है, खैर वो सरकार का ओली सरकार थी, वो ओली सरकार का तो अपना ही मामला है, हर चीज ब्रह्मांड में हर जगह उनका दावा रहता है, तो उसको जाने दीजिए। फिलहाल ये पिछले कुछ वर्षों में ये मामला ऐसा रहा है जो टकराव के बिंदु के रूप में दिखाई पड़ा है। दूसरा एक मुद्दा और, चीन का यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रभाव। कैसा प्रभाव? BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसमें नेपाल ने सहमति दे दी है, तो चीन का जो दखल है वो बढ़ जाता है यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में, खासतौर से जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी मामला है, रेलवे है और बस है, परिवहन है, जो भी है वो, तो चीन का जब यहाँ दखल ज्यादा बढ़ जाता है तो चीन जो नेपाल का महत्व है वो भारत के लिए एक बफर स्टेट के रूप में है। इसके लिए बफर स्टेट, मध्यवर्ती राज्य, मध्यवर्ती राज्य मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग सीमा, ये हमारी खुली सीमा है, लेकिन चीन का दखल अगर इधर बढ़ेगा तो फिर ये जो
खुली सीमा है, ये हमारे लिए एक खतरा है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं को छोड़ दें तो भारत और नेपाल के संबंध बेहतर ही रहते हैं हर समय। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो पिछले वर्ष में जो घटना हुई है वो यही हुई है। चीन का दखल बढ़ा है, एक पॉइंट। दूसरा कि ये धारचूला के पास जो ओलंपियाड हो रहा है वहां पर जो विवाद हुआ है जगह को लेकर के, सीमा विवाद। ठीक है, और विकासशील देशों में सीमा विवाद भी आम ही है। आगे की राह डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, इससे ई गवर्नेंस और सीमा पार डिजिटल सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं, जो व्यापक जो सहयोग के मुद्दे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, इसमें मिलजुल कर काम कर सकते हैं। इससे चीन का प्रतिकार भी होगा, मतलब चीन को हम लोग एक मैसेज देने में सफल रहेंगे कि भाई आपकी दादागिरी आपकी सीमा में ही रहेगी, हमारी सीमा में नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जो संबंध है वो सुधारे जा सकते हैं भारत और नेपाल के। सुधारने का मतलब और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सुधारा शब्द यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, इसको कह सकते हैं हम अपने संबंधों को और नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत और नेपाल के संबंधों में ऊंचाइयां ही हैं। दो पॉइंट हो सकता है कि लगे आपको समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन का दखल बढ़ा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बढ़ा है जो वो धारचूला वाला मामला। तो इन दो बिंदुओं को छोड़ दें तो भारत और नेपाल के संबंध हमेशा ही बेहतर रहे हैं, और खुली सीमा उसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है। तो इसी तरीके के जो वीडियो हैं ये आपको एग्जाम पर किस मंच में मिलते रहेंगे, और जुड़े रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो।